हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह पार्ट 4 है। पिछले पार्ट की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। 10 में से केवल 5 लोग सिलेक्ट होते हैं। लॉर्ड वुल्फ ने हाथ हिलाया होता है। उसी के साथ पावरफुल वुल्फ आगे बढ़ते हैं और टेस्ट में फेल हुए लोगों को पकड़ते हुए खींच लेते हैं। हाई प्रीस्ट भी खड़ा होते हुए कहता है, चलो सेरेमनी शुरू करते हैं। बांग यांगफेंग उनके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वह तांगसन को देख रहा होता है। तांगसन की आंखें शांत होती हैं। हाई प्रीस्ट प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और लॉर्ड वुल्फ उसके पास खड़ा हुआ होता है और आसमान की ओर देखता है। उसी के साथ लंबी लंबी चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही देर में पूरे ही विंड वुल्फ टाउन में भयानक आवाज गूंजने लगती है। हाई प्रीस्ट के इशारे के साथ जो 5 लोग टेस्ट पास नहीं कर पाए होते हैं, उनकी बॉडी को तुरंत ही वुल्फ ने अपने बड़े बड़े पंजों से फाड़ दिया होता है। यह सब बहुत ही अचानक हुआ होता है। तांगसन भी यह देखकर हैरान हो जाता है। उन लोगों को किसी जानवर की तरह मार दिया गया होता है। फिर इसके बाद कुछ महिलाओं को भी लाया जाता है। उन्हें भी सैक्रिफाइस करने के लिए ही लाया गया होता है। यहाँ पर लगातार मास किलिंग चल रही होती है। 10 और मारे जाते हैं। तांगसन ने भी दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, लेकिन यह अभी खत्म नहीं होता है। उनकी सेरेमनी लगभग 30 मिनट और चलेगी। तांगसन ने भी अपना सिर नीचे कर लिया होता है, फिर दोबारा से उस तरफ नहीं देखा होता है। पूरी ही बॉडी बुरी तरह से कांप रही होती है। सेरेमनी पूरी हो जाती है। वांग यानफेंग ने तांगसन और मुक्शु की ओर रुख किया और कहा, तुम मेरे साथ आओ। बाकी लोग भी कांपते हुए उसे फॉलो करने लगते हैं, जो सभी को विंड वुल्फ टाउन के वेस्ट साइड में ले जाता है। इस तरफ बने हुए घर काफी अलग थे। पत्थर से बनी हुई 2 मंजिला इमारत होती है और इसके सामने 100 मीटर का आंगन होता है। बांग यांगफेंग अंदर चला जाता है। एक महिला को आवाज लगाता है। वह भी काफी डरी हुई सी लग रही होती है। बांग यांगफेंग सेरेमनी खत्म होने की बात बताता है। वह महिला सभी को कुछ गर्म पीने के लिए देती है। तांगसन को यहाँ पर पहली बार लगता है वह इंसान है। मुक्शु भी अचानक रोने लगती है। बांग यांगफेंग आह भरते हुए कहता है, तुम सभी भाग्यशाली हो, लेकिन यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ। 3 साल बाद फिर से तुम्हारा टेस्ट होगा। तुम्हें उसी उम्र के वुल्फ को हराने की जरूरत होगी, ताकि वास्तव में तुम कैपेबल हो या नहीं उसके बाद पता चल पाएगा। साथ ही उस महिला का नाम च्यू जिंग बताता है और आगे बताता है, और तुम सभी लोगों को आने वाले 3 सालों में हमारे जैसे ही क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना होगा, जिससे तुम गुलाम ना बने रहो। इन्हें यहाँ पर जागीरदार कहा जाता है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरों में जगह देते हुए कल से इनकी पढ़ाई शुरू करेगा, यह बताता है। साथ ही एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा कुछ देता है। यदि बाहर जाना चाहो तो इसके सहारे ही जाना होगा, जिससे बाहर जाने पर लोग तुम्हें स्लेव के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, और एक लकड़ी से बना हुआ मार्क दे देता है। इसके बाद च्यू जिंग उन्हें कुछ गर्म कपड़े देती है, जिससे वह ठंडे से बच सकें। बाकी तीनों के नाम तो पता चल जाते हैं, जो कि सच में काफ़ी ऊटपटांग होते हैं, लेते ही नहीं बनते हैं। उनके नाम दकियांग, चियाओमोटो और माओतू होते हैं। बांग यांगफेंग इन्हें सरल नाम देता है। वांगदा, बांगएर और बांगसन कहा जाता है। यदि यह 3 साल बाद क्वालिफाई होते हैं तो वह भी अपना नाम बदल सकते हैं। तांगसन मुक्शु को देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तांगसन के पूछने पर माँ कहते हुए चिल्लाती है और रोने के कारण बोल नहीं पा रही होती है। इस पर तांगसन इसे अपने जूटियान पावर से मुक्शु को सपोर्ट करता है, जिससे उसकी हालत कुछ सही हो जाती है। तब तांगसन को समझ आता है, उन जो 10 महिलाओं का सेक्रीफाइस किया है उनमें मुक्शु की माँ भी हो सकती है, जिससे तांगसन भी कांप जाता है। तांगसन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है यह दुनिया और कितनी क्रूर हो सकती है। इससे तांगसन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तांगसन यहाँ पर सब कुछ खत्म करना चाह रहा होता है, लेकिन इसी समय च्यू जिंग तेजी से आगे आती है और मुक्शु को अपनी बाहों में लेते हुए संभालती है। इसके बाद वह बात करते हुए तांगसन को उसके कमरे में भेज देते हैं। च्यू जिंग का बच्चा भी अवेकनिंग असेसमेंट में बाकियों के 5 बच्चों की तरह फेल हो गया होता है और अब बांग यांगफेंग इनको सरवाइव करने लायक बनाना चाहता है। तांगसन भी बांग यांगफेंग के सामने सम्मान में झुक जाता है और टीचर के रूप में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तांगसन, जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिससे वह बांग यांगफेंग और च्यू जिंग की सैडनेस और ट्रू फीलिंग्स को फील कर सकता है,
इस दुनिया में आखिरकार उसके पास एक घर है। रात भर तांगसन सोया नहीं होता है, ना ही उसने प्रैक्टिस की होती है। तांगसन के दिमाग में वह सेक्रीफाइस वाला सीन ही चल रहा होता है जिसने तांगसन के दिमाग पर बुरा असर किया होता है, जिससे तांगसन के दिल में उनके लिए गहरी नफरत पनप जाती है। दूसरे दिन इनकी सभी तैयारियां हो जाती हैं। वांग यांगफेंग ने आज से इन्हें पढ़ाने को कहा था। आगे क्या क्या करना है यह सब कुछ बताने लगता है। यांगफेंग उन्हें बोर्ड पर लिखते हुए पढ़ाने लगता है, जैसे कि फेरी कॉन्टिनेंट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे डीमोन क्लैन और घोस्ट क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और घोस्ट क्लैन को ही स्पिरिट या सोल क्लैन भी कहा जाता है। उनके द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एरिया रिचेन एम्पायर कहलाता है, जो कि नाम से बिल्कुल अलग है। इसी तरह से डीमोन क्लैन को सेंट क्लैन भी कहा जाता है, और यह कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, जबकि घोस्ट क्लैन साउथ वेस्ट की तरफ को कंट्रोल करते हैं। जहां डीमोन क्लैन 8 मैन सिटी को, तो वहीं घोस्ट क्लैन 7 मैन सिटी को कंट्रोल करते हैं। तांगसन सब कुछ सुनते हुए कहता है, तो इंसानों का क्या? इस पर यानफेंग बताता है, इंसान पूरे ही कॉन्टिनेंट पर फैले हुए हैं। दोनों ही क्लैन की संख्या को भी जोड़ दें तो भी हमारी संख्या इनसे ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, जिससे हमारी बॉडी कमज़ोर होती है। लेकिन हमारी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे हम सरवाइव कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग केवल उनका गुलाम और खाना ही बन सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है घोस्ट क्लैन के ह्यूमन स्लेव हमसे बेहतर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन कम होते हैं। इसी तरह से और भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद क्लास अगले दिन के लिए आगे बढ़ा दी जाती है। इसके बाद यांगफेंग अगली क्लास में दोपहर के बाद फेंग लॉन्गचांग की प्रैक्टिस बताता है, जिससे यह हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तांगसन को यही तो चाहिए होता है। यदि तांगसन को अपनी पिछली जिंदगी जितना पावरफुल होना है तो इन्हीं की मेथड से आगे बढ़ना होगा। और आगे यांगफेंग बताता है 3 साल बाद इन्हें कम से कम 3rd टियर के वुल्फ के जितना पावरफुल होना होगा। यह सुनकर तांगसन को छोड़कर बाकी सभी डर जाते हैं। इसके बाद यांगफेंग इन्हें सिखाना शुरू कर देता है। यह एक प्रकार की एक्यूपंक्चर मेथड होती है जो काफ़ी सरल है। वहीं पर तांगसन की जुआन टियानगोंग, या इसे ही मिस्टीरियस हेवन स्किल भी कहा जाता है, इससे कहीं ज़्यादा कठिन होती है। लेकिन तांगसन इसे सीखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास फेंगलांग ब्लड ही नहीं है, क्योंकि तांगसन का विंड ब्लड तो मिस्टीरियस हेवन स्किल से आया होता है, जिससे यह मेथड तांगसन को छोड़कर बाकी सब पर कारगर होगी। यांगफेंग तांगसन के चारों ओर के एयर एलिमेंट को देखकर हैरान था, क्योंकि वह दूसरों से ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही उसकी बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था। यांगफेंग ने भी तांगसन के जैसा कोई नहीं देखा होता है। इसी तरह से यांगफेंग इन्हें 1 महीने तक की प्रैक्टिस के लिए कहता है। उसके बाद यह इनका टेस्ट लेगा। तांगसन के पूछने पर यांगफेंग हैरान होता है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी तांगसन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन फिर यांगफेंग बताने लगता है कि किंवदंतियों के अनुसार वह 12 टियर या उससे पावरफुल है, लेकिन सही क्या है कोई नहीं जानता है। तांगसन ने यांगफेंग से सबसे पावरफुल व्यक्ति के बारे में पूछा होता है। जब तांगसन को यह पता चलता है तब यह जानकर तांगसन हैरान था, क्योंकि इसके अनुसार वह 10th टियर से ऊपर 2nd क्लास के गॉड जितना पावरफुल होगा, जिससे तांगसन कुछ खुश तो हो जाता है और सोचता है मैं सही जगह आ गया हूँ। यांगफेंग इन्हें फिर से नए नाम देता है। इसके बाद यह सोने के लिए चले जाते हैं। तांगसन को छोड़कर सभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तांगसन 5 में सबसे छोटा होता है, जहाँ तक कि मुक्सू भी 10 साल की होती है, जबकि तांगसन 8 साल का, और बाकी के 12, 14 और 16 साल के। तांगसन ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। जिस माँ से वह पहली बार ही मिला हुआ होता है वह भी मारी जाती है। दरअसल जो लोग टेस्ट में भाग लेते हैं, फेल हो या पास, उनकी माँ को मार दिया जाता है, और शायद केवल स्लेव की माँ को ही मारा जाता है। इसके बाद तांगसन खुद के कमरे से छुपते छुपाते हुए बाहर निकल जाता है। तांगसन एक घर के पास देखता है जिसमें काफ़ी चहल पहल होती है, जिससे तांगसन को यह समझ आता है यह एक मधुशाला है, मतलब बार है, जो कि देर होने के कारण सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टुन्न होकर बाहर निकल रहे होते हैं। तांगसन ने वुल्फ डीमोन का पीछा किया, जो 3rd टियर का वुल्फ होता है, जिसकी हाइट को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तांगसन ने उसे कंट्रोल क्रैन कैचिंग ड्रैगन का यूज़ करते हुए गिरा दिया होता है,
भले ही वह वुल्फ नशे में होता है फिर भी फुर्तीला होता है। अब तांगसन को इनकी कमजोरी का पता होता ही है, इसलिए तांगसन ने भी तुरंत ही वुल्फ की कमर पर अटैक किया, जिससे वह ढीला पड़ गया और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तांगसन ने मिस्टीरियस हेवन स्किल से उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर तांगसन को समझ आता है तांगसन ने पहले भी 3rd टियर के वुल्फ को मारा होता है, लेकिन यह उनसे अधिक पावरफुल था, जिससे तांगसन का ऑरा और विंड ब्लेड दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद तांगसन उसे छोड़ते हुए अपने घर वापस आ जाता है और तांगसन ने अभी जो एब्जॉर्ब किया है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करने लगता है, क्योंकि इसी के बाद तांगसन को पता चलेगा आगे वह क्या क्या कर सकता है। लेकिन जैसा तांगसन को लगा होता है वैसा नहीं हो पाता है। तांगसन ब्रेक थ्रो नहीं कर पाया होता है, हाँ, लेकिन उसकी पावर बढ़ जाती है। अब तांगसन को लगता है उसका काम 4th टियर के वुल्फ को मारने से होगा, जिसके कारण तांगसन कुछ डरा हुआ सा भी होता है। अब तांगसन 4th टियर के वुल्फ को ढूंढेगा और इसी तरह से दिन निकलते रहते हैं। सभी अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तांगसन के बाद सबसे पावरफुल मुक्सू होती है। मुक्सू अब कुछ हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन विंड ब्लेड को कंडेंस नहीं कर पाती है। जबकि तांगसन सबसे अलग था, वह विंड ब्लेड बना ही नहीं बल्कि उससे से अटैक भी कर सकता है, जबकि तांगसन को इसके लिए ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना होता है, जिससे यांग फेंग तांगसन के बारे में और अधिक जानना चाह रहा होता है और साथ ही साथ तांगसन को कुछ और भी सिखाएगा। इसी तरह से तांगसन की खोज जारी रहती है। तभी कुछ दिनों बाद तांगसन को अपना शिकार मिल जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही अलग था। यह लगभग 2 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसी के साथ यह इतना पावरफुल होता है कि एक साथ यह 4 से 5 3rd टियर के वुल्फ से एक साथ निपट सकता है। तांगसन भले ही तांगसेक्ट की हिडन टेक्निक का यूज करे और अभी की पावर से तो इसे हरा सके, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इससे तांगसन ने कोई जल्दबाजी नहीं की और हर दिन प्रैक्टिस और साथ ही पढ़ाई भी की, जिससे तांगसन इस कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीख सका। इस तरह से 15 दिन निकल जाते हैं। इसके बाद यांग फेंग फाइट की ट्रेनिंग देने लगता है और एक एक करके सभी को अटैक करने के लिए कहता है, जिसे वह आसानी से रोक लेता है। वह 3 इसी तरह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए होते हैं। फिर मुक्सू अटैक करती है, जो इन तीनों से पावरफुल होती है। साथ ही मुक्सू ने उन तीनों की हुई गलतियों को भी नहीं दोहराया होता है। मुक्सू के हाथ से विंड ब्लेड निकलते हुए सीधे यांग फेंग के शोल्डर में लगता है। दूसरे यह देखकर हैरान थे, लेकिन इसी के साथ यांग फेंग की बॉडी पर फीकी ब्लू लाइट दिखाई दे रही होती है और यांग फेंग धीरे से अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मुक्सू को पकड़ लेता है और इसी के साथ यांग फेंग की आंखों में खुशी चमक रही होती है और यांग फेंग विंड ब्लेड के प्रयोग इन्हें 3rd टियर पर पहुंचने पर सिखाएगा। फिर कहता है, तांगसन अब तुम्हारी बारी, और मुक्सू को पीछे हटने के लिए कहता है। इसी के साथ तांगसन की आंखों का कलर बदल जाता है, जिससे यांग फेंग के साथ सभी हैरान थे। भले ही अभी 15 दिन ही हुए होते हैं, लेकिन पहले की तुलना में तांगसन काफी अधिक पावरफुल था, जो यांग फेंग के लिए हैरानी वाली बात थी। इससे पहले यांग फेंग और कुछ सोच पाता, तांगसन के राइट हैंड से 3 इंच लंबी विंड ब्लेड निकल चुकी होती है। यांग फेंग ने हल्के में लिया क्योंकि तांगसन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन यह विंड ब्लेड तो यांग फेंग के बिल्कुल सामने जाकर गायब हो जाता है, जिससे यांग फेंग पीछे हट जाता है। लेकिन फिर भी वह हैरान था और तांगसन को फिर से ऐसा करने के लिए कहता है। साथ ही यांग फेंग ने भी अपनी तरफ से विंड ब्लेड तांगसन की ओर शूट किया। तभी तांगसन की लेफ्ट हैंड से विंड ब्लेड निकलता है, जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा तेज था। तांगसन का विंड ब्लेड फिर से उसकी बैक की तरफ आते हुए गायब हो जाता है, लेकिन उसी के साथ इस बार एक सर्किल टाइप से बना हुआ दिखाई देता है। दरअसल यहाँ पर तांगसन का विंड ब्लेड गायब नहीं हो रहा होता है, बल्कि तांगसन का उस पर पूरा कंट्रोल होता है, जिससे वह चोट भी नहीं पहुंचा रहा होता है। साथ में तांगसन ने यांग फेंग के विंड ब्लेड को भी रोक दिया होता है। अब बड़ी बात यह है कि यांग फेंग के विंड ब्लेड को तो वुल्फ लॉर्ड भी नहीं रोक सकता है, लेकिन तांगसन ने ऐसा एक बार किया तो इसे कोइंसिडेंट कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी बार फिर क्या हुआ? दरअसल यहाँ पर तांगसन उन विंड ब्लेड को किसी हिडन वेपन की तरह यूज कर रहा होता है। इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे कल।
दोस्तों अभी सोललैंड के अलावा चैनल पर और भी नोवेल की वीडियो आएंगी, लेकिन सोललैंड की वीडियो आना बंद नहीं होंगी। यह कम से कम वीक में 3 से 5 वीडियो आएंगी। मुझे दूसरे नोवेल की वीडियो क्यों लाना पड़ रहा है, शायद आप उसे समझ सकते हो यदि आप सोललैंड नोवेल के पिछले 56 या 57 पार्ट को सोललैंड 5 के अभी तक आए हुए तीनों पार्ट से कंपेयर कर सकते हो। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।